जब मैं 10 साल की थी, मैं पोलियो वर्कर थी। फिर उसके बाद मैंने डेंगू में काम किया। क्या ऐसा काम आपने फिर करने का सोचा जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? जिस घर में आप रहती हैं, जो गाड़ियाँ आपने रखी हुई हैं। 15,000 इन्वेस्ट हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था। अपने घर के लिए पैसे इकट्ठे करने में मुझे 2 साल लगे। 1,70,00,000 का मैंने घर परचेज़ किया अपना। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी परचेज़ की, ग्रैंडी ली थी मैंने। अभी जो है वो गाड़ी मैंने चेंज कर ली है। 2 घर मैंने मज़ीद अपने बनाए हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आपको कैसा लड़का चाहिए अब शादी के लिए? सिविक वाला, ग्रैंडी वाला? सब कुछ मेरे पास है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी स्विक वाले की, किसी मर्सिडीज़ वाले की। सेल्फ मेड हो, स्ट्रगल कर रहा हो और इज्जत करने वाला हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूँ वजीह नजम। आज मैं आपकी मुलाकात एक 25 साल की करोड़पति लड़की से करवाने जा रही हूँ, जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ तो पोलियो वर्कर से किया था। जब ये बाहर निकली पैसे कमाने के लिए तो इनकी तनख्वाह सिर्फ 14,000 रुपये थी। आज माशाल्लाह ये इस मकाम पे हैं कि घर बैठे लाखों करोड़ों रुपया कमा रही हैं। एक वक्त था जब ये लोगों के घर जाया करती थी तो लोग इनको शक की नज़र से देखते थे कि हमारे घर आई है, क्या करने आई है, क्यों आई है। लेकिन आज ये सेलिब्रिटीज़ में उठती बैठती हैं। बुशरा इकबाल मेरे साथ मौजूद है। एक कमेटी ने इनकी ज़िंदगी कैसे बदली। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि कमेटी डाल लो, सोना खरीदेंगे, बच्चों की शादियां करेंगे, जहेज़ देंगे। लेकिन इन्होंने कमेटी से क्या किया, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मुझसे भी पूछे ना मैं कैसी हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं कि ये कौन सी आंटियाँ मोहल्ले की कमेटियाँ डालती हैं जहाँ पे जब कमेटी निकलती है तो इंसान इतना अमीर हो जाता है? हमें भी बताएं, हम भी वहीं जाके कमेटी डालते हैं। अच्छा, आंटियाँ नहीं डालती थी, मैं खुद कमेटी डालती थी। मैं खुद कमेटी डालने वाली आंटी थी क्योंकि लोग मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते थे और कमेटी बड़ी अच्छी हमारी चलती थी। तो मेरी कमेटी निकली थी। कमेटी तो वैसे मेरी थी कोई 40,000 की, लेकिन उसमें सिर्फ 7,000 बच गए थे। तो फिर जब मुझे आइडिया आया तो उस टाइम सिर्फ 7,000 ही रह गए थे। तो फिर मैंने जो है, मेरा टोटल वैसे 15,000 इन्वेस्ट हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो उसमें फिर मुझे 8,000 रुपये बोरो करने पड़े थे और 7,000 मेरे अपने थे कमेटी के पैसे। तो मैंने उससे स्टार्ट लिया था। अच्छा, इस कमेटी डालने से पहले या इस काम से पहले जो इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस में किया, उससे पहले आप क्या करती थी और कितना अर्सा वो काम किया आपने? मैं पोलियो वर्कर थी। फिर उसके बाद मैंने डेंगू में काम किया। डेंगू में पहले डेली वेजेस पे काम किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया। 5 साल मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया। फिर उसके बाद हमारी रेगुलाइजेशन होने लग गई थी। तो जिस दिन रेगुलाइजेशन हो रही थी तो मैं जाके रिज़ाइन पुट करवाई थी, क्योंकि तब मैंने ये अपना बिज़नेस स्टार्ट कर चुकी थी मैं, और मुझे इसमें एक अच्छा जो है माइलेज आने लग गया था। तो मैंने फिर उसको जो है रिज़ाइन कर दिया था। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो मैंने टोटल 15 साल जॉब की है। 10 साल से मैंने स्टार्ट ले लिया था पोलियो का। मेरी खाला थी हेल्थ वर्कर, उन्होंने मुझे अपने साथ इंगेज किया था। जब आप 10 साल की थी? जी, जब मैं 10 साल की थी तो उस टाइम पे मैं जो है बच्चों को निशान और दरवाजे नॉक करना, मैं ये काम करती थी। तो 3 साल तो मैं वही काम करती रही। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने जो है वो ड्रॉप्स पिलाना स्टार्ट करवा दिया। फिर मैं वो पिलाने लगी। फिर मुझे उन्होंने शीट पकड़ा दी। मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, पोलियो के प्रोटोकॉल्स भरते गए, तो उसी तरह से फिर जो है मेरा भी काम चेंज होता रहा था। फिर उसके बाद मैंने डेंगू में जब डेली वेजेस की वैकेंसी आई थी तो मैं नहीं जा रही थी। मुझे याद है मैं सोई थी, मैं कहती थी मैंने नहीं जाना। तो फिर जो मेरी खाला थी, जो हेल्थ वर्कर मैंने बताया, वो फिर घर आ गई। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती थी और उनको पता था मेरी बात टालती भी नहीं है। फिर घर आ गई, मैं सोई थी, उन्होंने कहा चलो उठो काम पे। तो मैंने कहा मैंने नहीं करना डेंगू, आपको पता है मुझे नहीं पसंद पोलियो डेंगू। तो कहती हैं नहीं, अच्छे पैसे मिल जाएंगे तो तुम चलो। फिर वो मुझे अपने साथ ले गई थी। तो फिर तब से वो डेंगू का काम शुरू हुआ। फिर डेली वेजेस किया, फिर आगे हम कॉन्ट्रैक्ट पे चले गए। तो फिर चल काम चलता रहा। अच्छा बुशरा, कैसा एक्सपीरियंस था वो आपका जब आप डोर टू डोर जाके लोगों के घर की बेल बजा रही हैं, उनको कह रही हैं कि बच्चे लेकर आए हैं, हमने आपके घर आना है, स्प्रेज करने हैं, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। कुछ लोग यकीन भी नहीं करते हैं, लोग झिड़क देते हैं। आजकल हमारे मुल्क के हालात भी कैसे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था वो सारा आपका? पोलियो में तो हमें इतना मसला नहीं होता था, क्योंकि पोलियो में एक एरिया स्पेसिफिक दे देते थे और वो एक वर्कर ही उसी पोलियो एरिया को करता था। क्योंकि पोलियो में ये होता था कि लोग हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे, तो वो एक अच्छा रिलेशनशिप, आपकी बाउंडिंग हो जाती थी। तो फिर आपके लिए पोलियो करना आसान होता था। तो मुझे जो ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े वो डेंगू में करने पड़े, क्योंकि डेंगू में आपको घर के अंदर जाके घर पूरा विज़िट करना पड़ता था। और फिर उसमें बाद में कुछ ऐसी सख्तियाँ और कुछ स्ट्रिक्टनेस आ गई थी कि जी आपने छत विज़िट करनी है और छत के ऊपर डेट मेंशन करनी है, ताकि अगर कोई बाहर से थर्ड पार्टी विज़िट करने आती है तो वो छत पे जाके डेट चेक करती थी कि क्या टीम वाकई छत तक आई है या नहीं आई। बुशरा, 10 साल की उम्र से आप लोगों के घरों की बेल बजा के आप उनकी मिन्नतें कर रही हैं कि बच्चों को भेजें, हमें आने दें। 10 साल का बच्चा तो उसके खेलने कूदने की उम्र है, उसके पढ़ने की उम्र है। तो क्या ऐसी वजह थी कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ा और आपको इस तरह लोगों की बातें सुननी पड़ी? क्योंकि मेरे बाबा की डेथ हो गई थी और हम लोग वैसे भी मेहनती थे। मेरी मम्मा ने हमें मेहनत करना ही सिखाया था।
और उनको ये हमें ये होता था कि यार किसी से 200 रुपये 250 रुपये मांगेंगे तो कोई पता नहीं 10 सवाल करेगा, कोई किस तरह से देखेगा। तो उससे बेहतर है कि हम खुद कमा लें, वो चाहे 200 या 250 है तो वो हम खुद कमाने, मतलब हम सेल्फ मेड थे तो हमें था कि हम खुद पैसे कमाएं। मैंने एक कमेंट भी पढ़ा था, किसी ने कमेंट किया था जी 10 साल की उम्र में तो लोग बच्चे कतरे पी रहे होते थे तो आपने पिलाना शुरू कर दिया। तो जिस अल्लाह ताला ने जो पेट लगाया है ना इंसान को, वो चीज़ ही ऐसी है कि उसको भरने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जब जिस इंसान पे बुरा वक्त आता है ना तो वो उम्र नहीं देखता। आपने देखा होगा आज बच्चे 5 साल के बच्चे भी काम कर रहे हैं, 7 साल के बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सारी ज़िंदगी वो काम नहीं करना। एक टाइम आएगा कि वो 5 साल का जो बच्चा आज काम कर रहा है, कल को वो पता नहीं कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, कितनी बड़ी सीट पे हो। तो जो मेहनत है वो उम्र नहीं देखती। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा बुशरा, मुझे बताएं कि क्या ऐसा काम आपने फिर करने का सोचा जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? जो लोग आपको झिड़कते थे, घर के बाहर खड़े नहीं होने देते थे, आज जब वही आपको देखते हैं कि आप इतने बड़े बड़े लोगों में उठ बैठ रही हैं, सेलिब्रिटीज़ में उठती बैठती हैं, क्या काम ऐसा करी आप? मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया IQ ऑर्गेनिक सोल्यूशन, हेयर केयर एंड स्किन केयर प्रोडक्ट। आपने अपने वालिद साहब के नाम पे किया? जी, IQ मीन इकबाल। मैंने अपने वालिद साहब के नाम पर ये स्टार्ट किया, तो शायद इसी वजह से मुझे इज़्ज़त मिली और मैं अपने काम में कामयाब भी हुई कि मैंने अपने अच्छी नीयत के साथ अपने बाबा के नाम से स्टार्ट किया था इसको। तो आज अभी ये जब इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं तो मुझे चाइना स्कीम से भी बड़े मैसेजेस इंस्टाग्राम पे, जी हम चाइना स्कीम में रहते हैं, आपका इंटरव्यू देखा, तो लोग बहुत कांटेक्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब इंसान कामयाब हो जाता है तो अप्रिशिएट तो उसको सब करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब इंसान कुछ नहीं है ना तो आप तब उसको मोटिवेट करो कि जी तुम ये कर सकते हो। आपने अपनों के रवैयों में, गैरों के तो चलो आदत होती है, बातें करते हैं, अपने भी जब बुरा टाइम होता है साथ छोड़ जाते हैं, उस वक्त उनके रवैयों में डिफरेंस, जब आपके पास कुछ नहीं था और आज आपके पास जब सब कुछ है, तो क्या डिफरेंस देखा आपने? मेरे जो है ना जर्नी इस हिसाब से बड़ी अच्छी रही है कि हमारे अपनों ने हमें बहुत सपोर्ट करके रखा। जब हमारे पास कुछ नहीं था तो उन्होंने हमारे पे साया किया, हमें सपोर्ट किया। ज़ाहिरी बात है कि कोई आपको पूरे महीने का ख़र्चा तो कोई भी नहीं उठा सकता। आज अगर मैं जितनी भी अमीर की ना हो जाऊँ, मैं भी इतना नहीं कर सकूँगी कि मैं पूरे एक घर का पूरे महीने का मैं ख़र्चा उठा लूँ। तो सपोर्ट ही कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें ज़्यादा था, पढ़ने का शौक़ था। मेरी मम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी और बाबा की डेथ के बाद फिर हालात कुछ ऐसे हो गए कि फिर उन्होंने ज़िंदगी से ये चीज़ सीखी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने हमें क्योंकि पढ़ाना था, मेरी दोनों सिस्टर्स ने MA किया है, मैंने BA किया हुआ है, तो मैं तो फिर बिज़नेस में आ गई, तो मेरी स्टडी फिर मैंने छोड़ दी, वरना मैं भी शायद MA करती। तो फिर उन्होंने जो स्टडी हम लोगों ने की है ना, वो यूँ कहें कि वो हमारे जो अपने थे, जो रिश्तेदार थे, जो हमारे मोहल्लेदार थे स्पेशली, वो सब उन्होंने करवाई है। वो जब पता होता था कि दाखिला आ गया है तो वो आते थे, दरवाज़ा नॉक करके हमें दाखिले के पैसे दे जाते थे कि बच्चों का दाखिला दे दीजिएगा। तो हमें ये था कि हम वो पैसे हम चाहते तो हम खा भी सकते थे, लेकिन हम लोगों ने खाए नहीं, हम लोगों ने पढ़ाई पर ही लगाए कि हम पढ़ लें। मेरी मम्मा को था किसी तरीके से ये लोग पढ़ जाएँ। अच्छा बुशरा, आज जिस घर में आप रहती हैं, जो गाड़ियाँ आपने रखी हुई हैं, नैब का डर तो वैसे अब हमें नहीं है, कोई बात नहीं, पढ़ भी जाए छापा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बताना चाहें कि वो आपने कितने में लिया और वो सारे पैसे आपकी अपनी जो आपने अर्निंग की उसमें थी या फैमिली की भी थोड़ी बहुत सपोर्ट थी? नहीं, फैमिली की सपोर्ट नहीं थी। जब से मैंने कारोबार स्टार्ट किया तकरीबन 1 साल तक जो था वो थी फैमिली, सब मिलके खड़े थे, लेकिन फिर उसके बाद मेरे पास अपने पास इतने आने लग गए थे तो वो फिर फील ही नहीं हुआ कि फ़ैमिली की ज़रूरत है। तो मुझे था कि चाइना स्कीम को छोड़ना है। मैं मम्मा से कहती थी, जब मैंने कारोबार स्टार्ट कर लिया था, कोई मेरे पास कह लें 50 लाख रुपए जमा हो गए थे, तो मैं मम्मा से कहती थी कि प्लॉट लेकर ना तो अब यहाँ से निकल जाते हैं, रेंट पे रह लेते हैं। तो मम्मा कहती थी कि जब हम गरीब थे मैं तब रेंट पर नहीं गई, तो अब जब पैसे हैं तो मैं क्यों रेंट पे जाऊँ, मैंने जाना है तो मैंने अपने घर में ही जाना है। तो फिर अपने घर के लिए पैसे इकट्ठे करने में मुझे 2 साल लगे। 1,70,00,000 का मैंने घर परचेज़ किया अपना। फिर उसके बाद मैंने गाड़ी परचेज़ की, ग्रैंडी ली थी मैंने, वो यूज़ में ली थी, 2015 मॉडल था, 30 लाख की मैंने वो गाड़ी ली थी। अभी जो है वो गाड़ी मैंने चेंज कर ली है, 2 घर मैंने मज़ीद अपने बनाए हैं, अपार्टमेंट, प्लॉट्स, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। टैक्सेस तो मैं पे कर रही हूँ, उसकी मुझे टेंशन नहीं है। माशाल्लाह। अच्छा, लड़कियां यहाँ पे जो होती हैं वो कहती हैं कि हमें भाई सिविक वाला लड़का चाहिए। माशाल्लाह आपके पास तो खुद ग्रैंडी है। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आपको कैसा लड़का चाहिए अब शादी के लिए, सिविक वाला, ग्रैंडी वाला, या क्योंकि आपको स्ट्रगलिंग फेज से गुजरी है तो कोई स्ट्रगलर भी होगा तो चलेगा? मुझे समझ नहीं आती लड़कियों को सिविक क्यों पसंद है, और लड़कियां ये क्यों कहती हैं सिविक वाला लड़का चाहिए। लड़कियों को ये मैं इतनी गरीब थी ना, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे गाड़ी वाला लड़का चाहिए, या मुझे बहुत बड़े घर में ब्याह के जाना है, या मुझे कोई शॉपिंग्स करवाए। मुझे ये होता था कि मैंने खुद करना है, मैं अल्लाह मुझे दे, मैं गाड़ी लूँ, मैं खुद शॉपिंग्स करूँ। तो मुझे जो है सब कुछ मेरे पास है, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी सिविक वाले की, किसी मर्सिडीज़ वाले की। शादी तो ऑफ कोर्स शादी करनी है, बस मुझे ये है कि जो लालची ना हो
और जिस तरह मैंने स्ट्रगल की है वो भी स्ट्रगल कर रहा हो, सेल्फ मेड हो, स्ट्रगल कर रहा हो और इज़्ज़त करने वाला हो, जो कि मुझे अंडरस्टैंड करे और किच किच वाला ना हो, उस तरह का माहौल ना हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बुशरा। मेरे साथ बुशरा मौजूद थी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। एम्स हाई रखना या ख्वाब देखने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उनको ख्वाबों को पूरा करने के लिए और उन एम्स को अचीव करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। किसी पे डिपेंड करना बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी पे डिपेंड करते हैं तो आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।